हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद फ्रेंड्स में। स्टडी जोन क्लासेस में आज हम लोग पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के अध्याय 2, जिसका शीर्षक है ग्राम सभा, जिसमें धारा है कहाँ से कहाँ तक, 3 से 7 तक। चलिए थोड़ा सा धारा को देख लेते हैं। धारा 3 क्या बोलता है? ग्राम के संबंध में अधिसूचना, अर्थात ग्राम के संबंध में अधिसूचना कौन जारी करता है। धारा 4 बोलता है ग्राम की मतदाता सूची। धारा 5 ग्राम के मतदाताओं का रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण। नेक्स्ट है ग्राम सभा के सम्मेलन या ग्राम सभा का सम्मेलन। याद रखिएगा सम्मेलन लिखा है ना, अधिनियम में कुछ सम्मेलन लिखा गया है। धारा 7 देखते हैं ग्राम सभा की शक्तियां, कृत्य एवं वार्षिक सम्मेलन। चलिए अब एक एक करके तीनों को एक्सप्लेन करते हैं, सभी धारा को एक्सप्लेन करते हैं। धारा 3 ग्राम, ठीक है। धारा 3 ग्राम के संबंध में अधिसूचना। याद रखिएगा ग्राम के संबंध में अधिसूचना कौन जारी करता है? तो जारी करता है राज्यपाल, जारी करने वाला राज्यपाल, ठीक है। तो ग्राम की परिभाषा किसमें लिखा है? हम लोग पिछले क्लास में देखे थे, धारा 2 के 29वें नंबर पे क्या है? ग्राम का परिभाषा लिखा है। इसमें क्या लिखा गया? ग्राम में एक से अथवा एक या एक से अधिक ग्रामों का समूह जिसे राज्यपाल विनिर्दिष्ट करे, विनिर्दिष्ट मतलब निर्देशित करे या अधिसूचित करे, ठीक है। चलिए फिर इसी में लिखा है ग्राम सभा के बारे में। ग्राम सभा की परिभाषा लिखा है धारा 2, है ना, अध्याय 1 के धारा 2 के 8वें नंबर पर इसकी परिभाषा लिखी गई। और कहाँ लिखा गया? अनुच्छेद 243A या अनुच्छेद 243 क में। पंचायत के भीतर समाविष्ट मतलब शामिल, ठीक है, राजस्व ग्राम वन ग्राम के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्तियों से है। इसका मतलब यह है कि पंचायत के क्षेत्र के भीतर शामिल राजस्व ग्राम हो गया, वन ग्राम, आदर्श ग्राम, ये विभिन्न ग्राम में जो निर्वाचक नामावली में जो व्यक्ति शामिल है वो क्या कहलाते हैं? ग्राम सभा कहलाते हैं। आपको जैसे कि पेपर में समाविष्ट है, विनिर्दिष्ट है, ऐसे शब्द देखने को मिलेंगे। चलिए ये हो गया। जैसे कि हम लोग इसका एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं कि विधानसभा के निर्वाचक नामावली में शामिल वह गांव का व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य कहलाएगा, ठीक। फिर धारा 4 बोलता है मतदाता सूची, मतदाता सूची है ना, गांव की मतदाता सूची। तो प्रत्येक गांव में एक मतदाता सूची तैयार की जाएगी, ठीक है। 2 मतदाता सूची में नाम नहीं होगा, मतलब एक व्यक्ति का नाम किसी भी 2 मतदाता सूची में नहीं होगा। हो सकता है कि एक गांव में एक ग्राम पंचायत में 2 गांव हो, एक मुख्य गांव एक आश्रित गांव, तो दोनों जगह उसका नाम नहीं होगा। दूसरा, मतदाता सूची से नाम काटने के पूर्व सुनवाई। अगर आपको पता चलता है कि या अगर आप किसी गांव के सचिव हो, ठीक है, नाम जोड़ने का नाम काटने का काम आप ही का है, तो क्या करेंगे कि कोई व्यक्ति अगर शहर में रह रहा है और वहां वोटिंग कर रहा है, ठीक है, शहर में रह रहा है, शहर में वोट कर, या किसी अन्य गांव में वो है और वहां वोट कर, तो दोनों जगह उसका नाम नहीं होगा, तो उसका हम लोग नाम क्या करेंगे? काट देंगे। हमको अगर तथ्य प्राप्त होते हैं तो हमको उसका नाम काट देंगे, लेकिन नाम काटने से पूर्व क्या करेंगे? उनको एक बार सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। धारा 5 बोलता है कि रजिस्ट्रीकरण, ठीक है। इसमें क्या लिखा गया? रजिस्ट्रीकरण में मामूली तौर पर ग्राम का निवासी हो। एक्चुअल में ये जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 में लिखा गया कि मामूली तौर पर, मतलब जो व्यक्ति किसी गांव में मामूली तौर पर निवासी हो वो वहां का क्या होगा? ग्राम सभा के या गांव के मतदाता सूची में रजिस्ट्रीकरण करा सकता है। या बोला जाए कि जो व्यक्ति विधानसभा की निर्वाचक नामावली में शामिल है वो क्या कर सकता है? इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। लेकिन एक चीज लिखा गया है, यदि कोई व्यक्ति विधानसभा की निर्वाचक लिस्ट में शामिल नहीं है, वो गांव की निर्वाचन लिस्ट में शामिल नहीं होगा। क्योंकि हो सकता है अगर विधानसभा में उसका वेरिफिकेशन नहीं हो पाया, क्यों? हो सकता है देशद्रोह का मामला हो या बाहर पलायन या अन्य किसी रीजन के कारण, तो क्या होगा? इसमें शामिल नहीं होगा। और धारा 5 में और बहुत विभिन्न चीज है, जैसे कि क्या दिया गया इसमें और कि आपको आपका नाम कैसा जोड़ा जा सकता है, नाम निरहरता क्या है, अहर्ता क्या है, वो सब जानने के लिए नहीं है, मतलब थोड़ा सा पेपर के व्यू से देखा जाए तो वो उपयोगी नहीं है। चलिए उसका देखते हैं धारा 6। धारा 6 में लिखा है ग्राम सभा का सम्मेलन, ठीक है। देखो जो अधिनियम होता है ना वो ज़्यादा डील नहीं करता, ये एक्ट में लिखा है, ठीक है, ये एक्ट में लिखा है। तो ग्राम सभा का सम्मेलन कैसे होगा, इसकी नियमावली या प्रक्रिया कब जारी की गई?
ग्राम सभा सम्मेलन या कार्य पंजीकृत या पंजी नियम 1994, मतलब ग्राम सभा के लिए जो बैठक होती है या ग्राम सभा का कैसा कैसा सम्मेलन होगा उसका नियम कब बनाया गया, 1994 में लिखा गया। चलिए, उसमें लिखा गया कि 3 माह में कम से कम 1 बार बैठक हो, वर्ष में 6 बार बैठक हो सामान्यतः। ठीक है, चलिए उसका देखते हैं कि पहला दिन है 23 जनवरी से प्रारंभ होने वाले सप्ताह की किसी भी तिथि में। एक्चुअल में ये वाला लाइन इसलिए ऐड किया गया कि अगर हर गांव में 23 जनवरी को ग्राम सभा हो गई तो हमारे पास क्या है, ग्राम सभा में होता है क्या है, अधिकारी, कलेक्टर, है ना, जिला पंचायत सीओ, जनपद सीओ, सभी व्यक्ति आते हैं, है ना। अगर आप आमंत्रित करो या आपके गांव को ऐसी आवश्यकता है तब की बात है। तो 23 जनवरी को अगर एक गांव में हुआ और यही गांव में और हो गया तो एसडीएम 2 भाग कैसे हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए क्या होता है कि 23 जनवरी से प्रारंभ होने वाले सप्ताह के किसी भी तिथि को नियत किया जाता है या निर्धारित किया जाता है कि ग्राम सभा का आयोजन हो करके। ठीक है, उसके बाद क्या है 14। अच्छा, एक चीज और याद रख लिए, 23 जनवरी मतलब सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म है, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, 14 अप्रैल में वही 14 अप्रैल से प्रारंभ होने वाले सप्ताह की किसी भी तिथि को। ठीक है, इसमें क्या है, अंबेडकर जी। ठीक है, उसके बाद है मई या जून में कोई भी सुझाई तिथि। एक्चुअल में ये जून में सुझाई तिथि होता है, लेकिन होता क्या है कि अगर जून में ही सबके सब सुझाने लगे तो नियमितता ना हो करके, मतलब अनियमितता होने के कारण जून में कर देते हैं। ठीक है, 20 अगस्त क्या है, राजीव गांधी जी का जन्म है, राजीव गांधी जी का जन्मदिन। ठीक है, फिर 2 अक्टूबर में महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी जी। ठीक है, और लास्ट क्या है, दिसंबर में सुझाई गई कोई भी तिथि। ठीक है, दिसंबर में सुझाई गई तिथि जिसमें सरपंच, पंच एवं अन्य गांव के वासी खाली हो। इसके अलावा अतिरिक्त बैठकें देखते हैं। अगर हमको और अतिरिक्त बैठक चाहिए तो क्या करेंगे, ग्राम सभा के कुल सदस्य के 1/3 सदस्य लिखित अध्यापेक्षा करे। अध्यापेक्षा का मतलब हो सकता है आवेदन, हो सकता है मतलब है अध्यापेक्षा मतलब ये, जैसे कि थोड़ा कठिन वर्ड है ना, विनिर्दिष्ट हो जा रहा है, समाविष्ट हो गया, अध्यापेक्षा हो गया, ये सब जानना जरूरी है। ठीक है, पहला ग्राम सभा के 1/3 सदस्य। फिर दूसरा क्या, अगर जनपद पंचायत आदेश करे कि तुम ग्राम सभा रखो, मैं आपके गांव में आना चाहता हूँ या आपके बैठक में आना चाहता हूँ कि हो क्या रहा है करके। ठीक है, फिर क्या है, जिला पंचायत आदेश करे या क्या होगा, कलेक्टर के आदेश के द्वारा। कौन, अगर ये तीनों चारों के अगर बात हो रहा है तो क्या होगा, 30 दिन के भीतर, 30 दिन की तिथि में क्या किया जाएगा, ग्राम पंचायत के द्वारा या ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। मतलब कहा जाए तो ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों के द्वारा ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बैठक की तिथि, स्थान, समय का निर्धारण कौन करेगा, सरपंच करेगा। अगर सरपंच अब्सेंट है तो उप सरपंच करेगा, उप सरपंच भी अब्सेंट है तो पंचायत का सचिव करेगा। इसमें गणपूर्ति होती है, गणपूर्ति मतलब कोरम। अगर गणपूर्ति की परिभाषा देखा जाए तो वह न्यूनतम संख्या, वह निश्चित न्यूनतम संख्या जो किसी भी सम्मेलन या बैठक को पूरा शुरू करने से पूर्व होना अनिवार्य, पूर्ण होना अनिवार्य। ठीक है, तो गणपूर्ति क्या होगा, कुल सदस्यों की संख्या का 1/10 जिसमें से 1/3 महिला होना अनिवार्य है। अब इसकी गणपूर्ति की जिम्मेदार कौन रहेगा, सरपंच और पंच। यहां पे उप सरपंच नहीं आएगा। चलिए अब सूचना देखते हैं, ग्राम पंचायत की बैठक की सूचना, ग्राम सभा की बैठक की सूचना। सामान्य बैठक, जैसे कि ये सामान्य बैठक हो गया, ये स्पेशल कंडीशन में बुला रहे हैं ना लोग, विशेष, इसको हम लोग लिख सकते हैं अतिरिक्त बैठक या विशेष बैठक, अतिरिक्त या विशेष बैठक। चलिए, तो सामान्य बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व और विशेष की 3 दिन पूर्व देना पड़ता है लोगों को। अब सूचना देते भी कैसे, ऐसा क्वेश्चन कभी पूछा जा चुका है कि ग्राम सभा की, है ना, ग्राम सभा की बैठक की सूचना आम लोगों तक कैसे पहुंचाया जाता है। तो क्या करेंगे, या तो मुनियादी कराएंगे, ढिंढोरा पिटवाएंगे, है ना, छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं, हाका परवाना, और सामुदायिक स्थल पर पोस्टर चिपकाना, दीवालों पर लिखाना, या आम जन सूचना को पहुंचाने के लिए विभिन्न संचार के माध्यम का उपयोग किया जा सकता है। अभी देखते हैं इसकी अध्यक्षता, किसकी अध्यक्षता, ग्राम सभा की अध्यक्षता ना। तो ग्राम सभा की अध्यक्षता सरपंच करेगा, सरपंच नहीं है तो उप सरपंच, वो भी नहीं है तो उसी समय निर्वाचित ग्राम सभा का सदस्य। परंतु
पंच कभी भी क्या करते हैं, अध्यक्षता नहीं करते हैं। ये जो देख रहे हैं अध्यक्षता, ये सामान्य क्षेत्र के लिए, एक्चुअल में सभी के सभी सामान्य क्षेत्र के देख रहे हैं, ठीक है। अध्याय 6 में जो लिखा है वो आप यहाँ पे वो मत लाइएगा कि विशेष स्तर पर या अनुसूचित क्षेत्र में, उसको अलग से जब हम अध्याय 14 क पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे निर्णय कैसे होगा, यहाँ पे ना सरपंच का जोर चलेगा, ना जो अध्यक्ष रहेगा उसका जोर चलेगा, किसका है, सभी के सर्वसम्मति से और बहुमत से निर्णय लिए जाएगा, ठीक है। और अगर ये मान के चलिए कि यहाँ पे गणपूर्ति नहीं होती है ना, ग्राम सभा में गणपूर्ति नहीं होती, तो लगातार 3 बैठक में अगर गणपूर्ति नहीं होती तो खंड अधिकारी नोटिस देता है। अगर आप आगे देखेंगे तो ना पंचायत को, ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों के पद मुक्ति और निलंबन, ठीक है, ये सब कौन करता है, एसडीएम करता है। और एसडीएम को हम लोग क्या बोलते हैं, विकासखंड अनुविभागीय अधिकारी, है ना। तो यहाँ खंड अधिकारी नोटिस देगा, आगे 2 अवसर प्रदान करेंगे, ठीक है। उनमें भी अगर गणपूर्ति नहीं होती तो पद से हटाने की कार्यवाही की जाएगी, परंतु सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। चलिए इसको थोड़ा और डिटेल से समझते हैं। क्या बोला गया है, लगातार 3 बैठक में गणपूर्ति नहीं हुआ, मानते हैं कि हमने पहला बैठक 23 को किया, गणपूर्ति नहीं हुई, पोस्टपोन कर देंगे, ठीक है, उसको पोस्टपोन कर देंगे, ठीक है। एक चीज अपन और लिख सकते हैं, गणपूर्ति न होने पर, ठीक है, पोस्टपोन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्थगित। स्थगित बैठक में गणपूर्ति आवश्यक नहीं, गणपूर्ति आवश्यक नहीं, ओके। चलिए तो पहला मान लो जाए कि 23 जनवरी को उसको बैठक करना था, एक गांव के सरपंच को गणपूर्ति नहीं हो पाया, पोस्टपोन कर दिया, 30 जनवरी को यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, 30 जनवरी को बैठक रिपोर्ट सबमिट कर दिया। फिर क्या था, दूसरा बैठक 14 को करना था, 14 को भी गणपूर्ति नहीं हुई, 16-17 क्या कर दिया, बैठक की कार्यवाही कंप्लीट कर दिया। फिर तीसरा जून में कोई भी कर दिया, मान लो जाए 1 जून को इसको करना था, 1 जून को कर दिया, लेकिन इसमें भी गणपूर्ति नहीं हो पाई, इसको पोस्टपोन करके कब कर दिया, 15 जून को किया और सबमिट कर दिया। मतलब मान के चले कि 3 बैठकों में उनके पास गणपूर्ति नहीं हुई, ठीक है। तब कौन नोटिस जारी करेगा, खंड अधिकारी, ठीक है, या एसडीएम। अब इनके नोटिस के पश्चात 20 अगस्त वाला और 2 अक्टूबर वाला, इन दोनों में अवसर मिलेगा। अगर 20 अगस्त को क्या किया गया, बैठक किया गया, गणपूर्ति नहीं हुई, 30 अगस्त को ऐसी हो गया कि चलो बिना गणपूर्ति के हम सबमिट कर देते हैं। उसके 2 अक्टूबर को भी अगर होता है कि गणपूर्ति नहीं हो पाया, 10 अक्टूबर को बिना गणपूर्ति के, अगर हम चलिए हम धारा 6 देख रहे थे, जिसमें क्या देखे थे कि ग्राम सभा की सम्मेलन कितनी होगी, वर्ष में 6 बार होगी, ठीक है। अगर माह में देखा जाए तो प्रति 3 माह में 1 बार होना अनिवार्य है। उसके बाद क्या देखा था, अगर ग्राम सभा के सम्मेलन में, है ना, गणपूर्ति ना हो तब क्या होगा, गणपूर्ति ना होगा तो 3 बार लगातार बैठक में अगर पदाधिकारियों के द्वारा, सरपंच और पंच के द्वारा गणपूर्ति नहीं होता तो खंड अधिकारी द्वारा क्या होगा, नोटिस मिलेगा। किसको मिलेगा, पदाधिकारियों को नोटिस मिलेगा कि चलिए आपने लगातार 3 बैठकों पर गणपूर्ति नहीं कर पाए, तो बाकी आगे आपको अवसर दिया जाता है 2 बैठकों में गणपूर्ति करने पर, ठीक है। अगर गणपूर्ति आगे 2 में भी नहीं कर पाएंगे तो क्या हो जाएगा, इन पर कार्यवाही होगी। क्या कार्यवाही, पद से हटाने की कार्यवाही, लेकिन पद से हटाने की कार्यवाही से पूर्व क्या होगा, सुनाई का अवसर दिया जाएगा। चलिए थोड़ा सा एग्जांपल में समझते हैं इसको। देखिए, जैसे कि एक गांव है, उस गांव में 23 जनवरी के प्रथम सप्ताह में क्या होना था, बैठक होना था, ठीक है। बैठक हुई, लेकिन बैठक में क्या हुआ, गणपूर्ति नहीं हो पाया, पोस्टपोन हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्थगित बैठक। लेकिन आपको ये चीज बताया था मैं कि स्थगित बैठक में गणपूर्ति अनिवार्य नहीं है, ठीक है। तो ये बिना गणपूर्ति के क्या कर लिया, 23 के बदले 30 जनवरी को एक ठो अपना वो कर लिया, ग्राम सभा सम्मेलन कर लिया, ठीक है। वैसे आगे बढ़ा, 14 अप्रैल को था, नहीं हो पाया, 20 अप्रैल को कर लिया, जून में एक तारीख था जिसमें 5 जून को करना था, 15 जून कर लिया। मतलब ये तीनों में गणपूर्ति नहीं हुई और स्थगित बैठक, जैसे कि 23 के बदले 30 में, 14 के बदले 20 में, और जून का मान लो जहाँ पे 5 तारीख था उसके बदले 15 तारीख को क्या कर लिया, बैठक कर लिया। मतलब मान के चले कि लगातार 3 बैठक क्या हो गया, बिना गणपूर्ति के। फिर इसको अवसर मिलेगा, मतलब पहले नोटिस, फिर अवसर मिलेगा इस बैठक को और इस बैठक को क्या करने के लिए, गणपूर्ति करने के लिए। लेकिन इन बैठकों में भी अगर गणपूर्ति नहीं कर पाता तो उसे
पद से हटाने की प्रक्रिया चालू की जाएगी। लेकिन सुनवाई का अवसर इन द सेंस क्या होगा, अपना पक्ष रखेगा सरपंच पंच की आपसी दुश्मनी है या मतभेद है या और कुछ रीजन हो सकता है, या हो सकता है कि वो साल भर अच्छे तबीयत उसका ठीक ना हो, स्वास्थ्य ठीक ना हो, तो इस कारण सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए उसका देखते धारा 7। धारा 7 में ग्राम सभा की शक्ति कृत्य सम्मेलन दिया गया है। ज्यादा इसमें रटने वटने की जरूरत नहीं, हम लोग क्या करते हैं जो IMP उसको देखते हैं। आर्थिक विकास संबंधी नियम कानून बनाएगा या वार्तालाप करेगा। नेक्स्ट है बजट पर सिफारिश करेगा। किसकी बजट पर? गांव के बजट पर। लेखा संपरीक्षा करेगा। लेखा संपरीक्षा मतलब अगर कोई योजना हमारे गांव में लागू हुई है, उस योजना में हमने कितना खर्च किया, मान लीजिए 5 लाख खर्च किया, 5 लाख का विवरण किस किस मद में है। अगर हम लोग भवन बना रहे तो 10,000 का सीमेंट है, 1 लाख का छड़ है, ये सब देखेंगे, है ना। ये क्या होगा? सामाजिक संपरीक्षा, लेखा संपरीक्षा, सॉरी। प्राकृतिक स्रोतों का प्रबंधन। प्राकृतिक स्रोतों का प्रबंधन का मतलब होता है कि जैसे कि आपके यहाँ तालाब है ना, तालाब है, अब उस तालाब से हमको इनकम हो पंचायत को, ताकि उस इनकम को क्या करें हम लोगों पर उपयोग कर सकें, है ना। जैसे कि जंगल वाला गांव हो गया, वहाँ तेंदुपत्ता का तोड़ना है, ठीक है। सामाजिक अंकेक्षण और कल्याणकारी कार्यक्रम, इसको बताता हूँ फिर। सामाजिक अंकेक्षण कल्याणकारी कार्यक्रम मतलब जैसे कि महिलाओं के लिए, वृद्धों के लिए, बच्चों के लिए सामुदायिक भवन निर्माण करना, स्वास्थ्य केंद्र बनाना, ये सब क्या है? कल्याणकारी कार्यक्रम में आएंगे। सामाजिक अंकेक्षण से तात्पर्य अगर कोई कार्य लोकहित के लिए हो रहा है, अगर मानते एक सामुदायिक भवन बन रहा है, सामुदायिक भवन अगर पंचायत की तरफ से बन रहे हैं, तो इस भवन में जिस ठेकेदार को क्या दिया गया है? ठेका दिया गया है भवन निर्माण करने के लिए, उसका बार बार जाकर या ग्राम पंचायत खुद जाकर निरीक्षण करेगी, ग्राम सभा के माध्यम से निरीक्षण करेगी कि हाँ यहाँ कोई भी छड़ निम्न क्वालिटी के नहीं है, सीमेंट अच्छे है, रेत वेत मिक्स अच्छा हो रहा है कि नहीं। मतलब कुल मिलाकर ये कि हमारा कार्य हमारे लिए हो रहा है। ग्राम सभा किसके लिए कार्य करती है? हमारे लिए, मतलब खुद के लिए कार्य करती है। तो खुद के लिए कार्य कर रही है तो अपना काम को देखने के लिए जाएगी। चलिए उसके बाद स्थगित बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा नहीं की जा सकती। मोस्ट एंड मोस्ट IMP है, ठीक है। 6 विषय। पहला वार्षिक कार्य योजना, मतलब साल भर में हमको क्या क्या कार्य आना चाहिए, क्या प्रस्ताव रखेंगे। उसका दूसरा है बजट, वार्षिक बजट, लेखा संपरीक्षा, हितग्राही चयन, वार्षिक कार्य योजना, उसके बाद प्रशासनिक प्रतिवेदन। हितग्राही चयन से तात्पर्य यह है कि अगर आपके गांव में वृद्धा पेंशन के लिए एक अभी योजना चालू चल रही है, ठीक है। वृद्धा पेंशन में 2 व्यक्ति है, A और B नाम पर, दोनों क्या है? 60 के पार है, दोनों व्यक्ति 60 के पार। लेकिन होगा क्या, हमको हितग्राही के चयन में अगर 100 लोगों का लिस्ट देना है, जनपद के आदेश अनुसार 100 लोगों को किस में लेना है? वृद्धा पेंशन में। 100 लोगों को वृद्धा पेंशन में अगर शामिल करना है तो ठीक है। अब मेरे पास मात्र एक व्यक्ति का सीट खाली है और मेरे पास 2 व्यक्ति है, 60 है, दोनों 60 की एज का है, A और B। लेकिन क्या होगा, इसके पास ये सक्षम होगा किस चीज़ों के लिए? शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से या अपने पुत्रों की तरफ से, और ये सक्षम नहीं होगा तो हम किसको चयन करेंगे? इसको, ना कि इसको। ये होता है हितग्राही का चयन। जैसे कि इंदिरा आवास योजना वगैरह आता है, तो सभी योजनाओं के क्रियान्वयन में ग्राम सभा क्या करता है? जैसे कि अपन ऐसा मान सकते हैं कि यदि ग्राम पंचायत को हम लोग क्या मान ले? मंत्रिमंडल। यदि ग्राम पंचायत के आगे मंत्रिमंडल हो गया, मंत्री परिषद करते हैं ना, मंत्री परिषद हो गया, तो ग्राम सभा क्या होगा आपका? ग्राम सभा इन द सेंस आपका विधानमंडल या विधानसभा, ठीक है। आखिर मंत्रियों के कार्य का अन्वेषण कौन करता है? पारित कौन करता है? विधानसभा। यही प्रकार का कॉन्सेप्ट इसमें। चलिए ठीक है, इसके बाद हम लोग अध्याय 3 देखेंगे जिसमें पंचायतों का संरचना दिया गया है, ठीक है। लेकिन इससे पहले आपके दिमाग में रखना, ग्राम सभा वाला टॉपिक जो है वो ग्राम सभा कंप्लीट हो गया, ग्राम पंचायत अलग कॉन्सेप्ट आता है, ठीक। चलिए थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।